आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से बनने वाले गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में और किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे या फिर कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार। देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति होती है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होती है क्योंकि ये संवैधानिक, ठीक है, और अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो सबसे बड़ी बात आती है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये सामूहिक रूप उत्तरदायी क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? देखिए, चल देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब ये है कि किसी मंत्री के कार्य के लिए अकेला वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि उसके कार्य के लिए संपूर्ण मतलब पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगर मान लीजिए मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसलिए मंत्रिपरिषद जो होती है एक इकाई के रूप में काम करती है, एक यूनिट के रूप में काम करती है और सभी जो मंत्री होते हैं वो एक दूसरे के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यही चीज़ होती है सामूहिक उत्तरदायित्व, जो लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2 और केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय बताइए। ये पूछ रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। कब की बात चल रही है? जब वो नियुक्ति की बात चल रही है, नियुक्ति के समय की बात, ठीक है। अगला ऑप्शन है, जरूरी नहीं कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा नहीं किसी का भी हो सकता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अगला ऑप्शन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप यहाँ गलत बोल दिया है, ये भी गलत हुआ। और ऑप्शन डी है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो इसका आंसर केवल क्या होगा कि जरूरी नहीं वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से हो, लेकिन 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन में से वो सदस्यता ग्रहण कर ले, बस ये आवश्यक जरूर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? बताइए। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 हमें पता है। भारत की संचित निधि ये भी आपके संविधान में है। विनियोग विधेयक ये भी है। बजट शब्द का प्रयोग संविधान की शब्दावली में नहीं है। किसमें नहीं है? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? भारत की संसद। चलिए देखते हैं। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार प्रावधान है, बिल्कुल सही है। एक संसदीय प्रणाली की सरकार है, ठीक है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है, बिल्कुल। सबसे पहले क्या करते हैं? मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्य क्या है? मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी ऑप्शन है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ कैसे गलत है। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री की अर्हता क्या हो सकती है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। अगर वो प्रधानमंत्री बनने योग्य है, ठीक है, तो पहली बात तो उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। और क्या है, अगर वो सदस्य है तो सीधी सी बात है मंत्रिमंडल का सदस्य जरूर होगा। किसका? मंत्रिमंडल का सदस्य जरूर होगा। अब एक बात बताइए, जब वो राज्यसभा का सदस्य है और मंत्रिमंडल का भी सदस्य है तो यहाँ निम्न सदन का मतलब क्या हो गया? निम्न सदन का मतलब है लोकसभा तक सीमित है? नहीं, वो राज्यसभा से भी हो सकता है। तो ये आपका गलत हो जाता है पूरी तरह से।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल सी, ये कथन सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, किसको, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तब वह क्या थे बताइए, पंजाब से लोकसभा सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे, असम से राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए तब वो राज्यसभा के सदस्य थे। देखो सबसे पहला तो 1966 में इंदिरा गांधी, जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी वो राज्यसभा सदस्य थी उस टाइम। ठीक है, और दूसरे थे आपके 1996 में एच डी देवगौड़ा, वो भी राज्यसभा से सदस्य थे। और तीसरे थे मनमोहन सिंह, 2004 में भी राज्यसभा से थे और 2000 में फिर से बने फिर भी। और एक आते हैं आई के गुजराल। तो ये चार व्यक्ति थे, कौन कौन, इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह और आई के गुजराल, ये राज्यसभा के सदस्य रहे जो प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये पूछा है डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तब वो थे कौन थे, असम के राज्यसभा सदस्य थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में। कथन है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य, केवल नहीं किसी भी सदस्य को हो सकते हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए और दूसरा है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, नहीं मंत्रिपरिषद के अधीन। ठीक है, चलिए तो ये दोनों ही गलत हैं, ना तो एक और ना ही दो। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए क्या करते हैं, विचार करते हैं। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 51 थी। देखिए ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो इसके हिसाब से इसका आंसर दोनों सही हैं। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए, कथन एक, कथन ए है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय होगा, बिल्कुल सही है, राजनीतिक होता है। ठीक है, कारण क्या है, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त वो प्रदान नहीं करता। बताइए, तो देखिए किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये बिल्कुल सही बात है। ये राजनीतिक मामलों को देखते हुए बनाए जाते हैं, उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ये बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, बताइए। तो ये हुआ था आपका के एम मुंशी, किसकी रिपोर्ट के आधार पर, के एम मुंशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। इसका मतलब है ये 3 ऐसे हैं जो राज्यसभा के थे और इनमें से एक ऐसा है जो लोकसभा के थे। तो अभी अभी हमने देखा देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा, ठीक है, ये राज्यसभा से थे, आई के गुजराल ये राज्यसभा से थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से थे। तो चंद्रशेखर, ऑप्शन के हिसाब से चंद्रशेखर कौन है, आपके लोकसभा सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां, कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। पहली बात तो ये गलत है, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति होती है लेकिन राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। बताइए, ये बिल्कुल सही है। तो केवल इसका क्या होगा आंसर, कथन गलत है, कारण सही है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए कथन गलत है, कारण सही है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। करते हैं अध्ययन। कथन एक है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है कथन। कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। बिल्कुल, ये इसके साथ दोनों ही सही हैं, किंतु जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो हाँ बेशक ये दोनों ठीक हैं,
लेकिन कथन है, कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? बताइए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद बाद उपरांत का मतलब बाद निम्नांकित में से कौन सी सही स्थिति नहीं है? चलिए अगर मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये स्थिति बिल्कुल गलत है। ऐसे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होगा। बाकी राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथाशीघ्र मतलब जल्दी ही नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं, बिल्कुल सही। ये है अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रपति शासन लग गया, ये बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने, मंत्रिपरिषद इस तरह से देखिए, एक तरफ डाल लीजिए मंत्रिपरिषद, हम देखते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है। किसमें? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में देखते हैं क्या अंतर होता है। देखिए मंत्रिपरिषद में कौन कौन आ सकता है? आपका आ सकते हैं पीएम मतलब प्रधानमंत्री आ सकते हैं, और आपके कैबिनेट मंत्री आ सकते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन सब का समूह होता है मंत्रिपरिषद। फिर मंत्रिमंडल में कौन आता है? मंत्रिमंडल में आता है केवल कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह। मतलब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद का ही भाग है। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए। प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उप मंत्री ये कहलाते हैं मंत्रिपरिषद, लेकिन कैबिनेट मंत्रियों का समूह स्पेशल क्या कहलाता है? मंत्रिमंडल, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मंत्रिमंडल को कैबिनेट। ठीक है, अगर हम बात करें आकार में कौन सी बड़ी होती है, तो आकार में तो हमारी मंत्रिपरिषद बड़ी होती है, लेकिन महत्व किसका सबसे बड़ा है, किसका ज़्यादा है, महत्व की दृष्टि से कौन बड़ी है? तो वो है मंत्रिमंडल, कैबिनेट, क्योंकि शासन की नीति यही और संचालन यही करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल मतलब नेगेटिव प्रभाव ना पड़े? बताइए किस में लिखा हुआ है ये सवाल, मतलब ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? मान लीजिए जो राज्य की कार्यपालिका है उसने कोई काम किया और वह काम क्या कर रहा है, संघ की कार्यपालिका में अड़चन पैदा कर रहा है, तो ये मना करता है आर्टिकल 357 कि वो ऐसा ना करे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? बताइए कौन सा है। देखिए जो आपको श्वेत पत्र होता है वो है आपका इंडिया का। ठीक है, नीली पुस्तिका किसकी है? नीली पुस्तिका आपकी ब्रिटिश की है। ठीक है, पीली पुस्तिका मतलब पीली पत्रिका ये आपकी है फ्रांस की। ठीक है, और हरी ईरान और इटली हो सकते हैं। तो आपको इंडिया का पूछा है तो आपका है वाइट कह सकते हैं या फिर श्वेत कह सकते हैं, श्वेत पत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए मनमोहन सिंह के बारे में। भारत के पूर्व वित्त मंत्री बिल्कुल रह चुके हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिल्कुल रह चुके हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष बिल्कुल नहीं रहे, ये नहीं रहे, आईएमएफ में भारत के पूर्व प्रतिनिधि कर चुके हैं ये। तो इसका आंसर केवल केवल क्या होगा? सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, बाकी इन्होंने तीनों पद संभाले हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? जी बिल्कुल रह सकता है, लेकिन उसे सदस्य की मतलब संसद की क्या लेनी पड़ेगी? 6 माह के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये पूछा है 6 माह के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो बताइए कौन सा करता है? तो ये करता है 91वां संविधान संशोधन 2003। ये क्या कहता है? ये कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल संख्या का 15% से
अधिक नहीं हो सकता। मतलब हम कह सकते हैं अगर लोकसभा की कुल संख्या कितनी है 552, इसका 15% निकालें तो लगभग आपको निकलता है 82। कितना निकलता है 82। हम अगर बात करें तो अधिकतम 82 आपके मंत्री बनाए जा सकते हैं मंत्रिपरिषद में। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। और किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? 75 के सब क्लॉज फर्स्ट। किसमें? 75 के सब क्लॉज फर्स्ट में। अब अच्छा, इससे पहले क्या कुछ नहीं था? इससे पहले लिखा था कि कोई निश्चित संख्या नहीं है। मूल संविधान में क्या लिखा था? कि कोई निश्चित संख्या नहीं है। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ? इसे जोड़कर 75 के सब क्लॉज 1 में जोड़ दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बताइए। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र नहीं है, राष्ट्रपति करता है चयन। ठीक है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। मंत्रिमंडल के लिए नहीं, मंत्रिपरिषद का कर सकता है केवल। तो ये गलत हो गया। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनका चयन कर सकता है अपने विवेक के अनुसार। ठीक है। चलिए डी ऑप्शन देख लेते हैं। अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है। ये बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका केवल क्या होगा? सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुआ? बताइए कौन है प्रधानमंत्री जो संसद गया ही नहीं, उसका सामना ही नहीं किया? तो वो हैं आपके चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। अविश्वास प्रस्ताव अभी देखेंगे अविश्वास क्या होता है। अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते हैं। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। बताइए। ये हैं वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं दे सकते। ये बिल्कुल सही है। तो देखिए बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। पहली बात तो यह है अविश्वास प्रस्ताव यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। अब जरूरी नहीं लोकसभा में जब प्रस्तुत किया है तो कारण बताया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लाया क्यों जाता है? इसमें मंत्रिपरिषद में लोकसभा विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। मतलब ये लोकसभा के सदस्य कहते हैं कि अपना विश्वास यहाँ पे आप विश्वास दिखाओ, अपना मत क्या करो? विश्वास दिखाओ। अर्थात आप विश्वास सिद्ध करो कि आपकी सरकार बनने योग्य है। अगर जो सरकार वर्तमान सरकार है अगर वो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाती तो उसे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, और कर पाती है तो वो सरकार में बनी रहेगी। तो ये कंडीशन होती है अविश्वास प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार नियुक्त किए गए। तो देखिए सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी 2 बार नियुक्त किए गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नियुक्त किए गए हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार नियुक्त किए गए हैं, जिसमें ऑप्शन तो नहीं है लेकिन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और आपके गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। ये गुलजारी लाल नंदा कब हुए थे? जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और एक बार बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, 2 बार बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो राष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए 35 और प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए 30। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को डैश लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है,
ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री क्या करता है फिर, अन्य मंत्रियों को अपने हिसाब से राष्ट्रपति से नियुक्त करा लेता है। मतलब राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बताइए। तो ये तो सबको याद रहेगा, श्री जॉन मथाई। इसका आंसर क्या होगा, जॉन मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह बताइए। अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 356 में है, बताइए किस में है, अनुच्छेद 74 में या फिर अनुच्छेद 76 में। मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। चलिए हम बात करें, इसका आंसर होगा आर्टिकल 352। देखिए मंत्रिमंडल शब्द को बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, अनुच्छेद 352 के सब क्लॉज 3 में। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेगा। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिशों से लिखित सिफारिशों पर ही करेगा। तो इसमें ये लिखा है 352 के अनुसार, ठीक है। एक ही बार जोड़ा गया है, एक ही बार प्रयोग हुआ मंत्रिमंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखिए अविश्वास प्राप्त अभी बताया मैंने, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 30, 40, 50, 60 बताइए। तो इसमें होनी चाहिए आपको 50 सदस्य होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। बताइए किसका उल्लेख है, और ये आप कथन पढ़िए। वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसा संविधान में नहीं लिखा है, पर यह क्या है, परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का पद सृजन है मूल संविधान के अंतर्गत, संविधान के प्रावधानों से हटकर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 85वें संशोधन द्वारा। बताइए। देखिए मूल संविधान में था नहीं, किसी भी संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं, तो ये संविधान के प्रावधानों से हटकर बना देते हैं। बना क्यों देते हैं, क्योंकि समय समय पर राजनीतिक कारणों के कारण सत्तारूढ़ के कारण ये बना देते हैं। किसको, उप प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल अलग है, संविधान से हटकर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हुई कार्यकाल में रहते हुए। चलिए देखते हैं। पहले हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, JLN। दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, और तीसरे हैं इंदिरा गांधी हैं तीसरी, ठीक है। ये ऐसे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई। अगर राजीव गांधी की बात करें तो वो चुनाव के दौरान में उनकी मृत्यु हुई थी, कार्यकाल के दौरान नहीं हुई थी, चुनाव के दौरान हुई थी। तो इसमें बताइए क्या होगा, ये पूछ रहा है भारत में किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश के बाहर हुई थी। तो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पर हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं अब तक जो मुख्यमंत्री किसी न किसी राज्य के रहे हैं। देखिए हम बात करें नंबर 1, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो आपके बम्बई से थे, बम्बई के क्या थे, CM। चौधरी चरण सिंह ये आपके उत्तर प्रदेश के CM रह चुके हैं। BP सिंह रह चुके हैं, आपके उत्तर प्रदेश के CM रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव जो दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बन के आए थे, ये आंध्र प्रदेश के CM रह चुके हैं। HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के CM रह चुके हैं। और अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो आपके गुजरात के CM रह चुके हैं। तो इसके आंसर बताइए, आपके मोरारजी देसाई रह चुके हैं, चरण सिंह रह चुके हैं, PV नरसिम्हा राव रह चुके हैं, ठीक है। तो बताइए, तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री ये CM नहीं रहे, प्रधानमंत्री तो बने लेकिन CM नहीं रहे। तो इसका आंसर क्या हुआ, D। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है।
अगर ये कहता संविधान में तो राष्ट्रपति होता, लेकिन वास्तव में कार्यपालिका किस में होती है? वो होती है प्रधानमंत्री में। ये आपको देखना होगा प्रश्न में। अगर यहाँ संविधान होता, संविधान कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के, लेकिन वास्तविक किसके पास होती है? वो प्रधानमंत्री के पास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का मतलब क्या है? कैबिनेट का मतलब मैंने बताया था, कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल में कौन कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री, सभी नहीं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं। किसके मुख्य हैं? भारत का प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री किसका मुख्य है? ये होता है राज्य सरकार का, राज्य और केंद्र दोनों का, या केंद्र सरकार का? तो ये होता है केवल केंद्र सरकार का मुख्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पद उच्चित को विवेचित करता है? बताइए। तो देखिए, आपको 74 में पता है मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 के 1 में कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 75, मतलब डी ऑप्शन सही है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर, इसका बड़ा ध्यान रखना, समयांतर के बाद सुशोभित किया है? बताइए। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 दिन का होता है, तो 5 दिन का कार्यकाल मैं प्रधानमंत्री बना, कर लिया, अगली बार मैं चुना, फिर से मैं आ गया, तो ये तो मैं क्रम से लगातार हो गया, इसमें समय का अंतर कहाँ हुआ है? ऐसे अगर मैं मानूँ, तो अगर मैं 5 दिन के लिए ये बना हूँ, 5 दिन के बाद कोई और प्रधानमंत्री बना, फिर उसके बाद मैं चुन लिया, तो इसके बाद समय का अंतर किन प्रधानमंत्रियों के बीच में रहा है? तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है, तो बताइए ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं? जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू तो लगातार रहे हैं, तो ये तो नहीं हो सकते। जब ये नहीं हो सकते तो ये पहला, ये गलत, इसमें पहला ये गलत, इसमें पहला ये गलत। देखिए एक ऑप्शन से ही, एक जवाहरलाल नेहरू से ही हमने क्या कर दिए, तीनों ऑप्शन गलत हुए, लेकिन पता होना चाहिए आपको। जवाहरलाल नेहरू ये 2 बार रहे हैं, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो इसमें केवल केवल कौन रहे हैं? तो इसमें केवल रहे हैं 3, गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहे डबल बार, क्रम से नहीं रहे, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 3, 4, 5। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। पहली बात तो उसे मंत्री बना दिया जाता है अगर वो नहीं है, और उसे कहा जाता है कि आप 6 माह के अंदर किसी भी सदन में आप सदस्यता ले लें। अगर वो नहीं ले पाते तो उससे पद से मुक्त होना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो हमें पता है कार्यपालिका किसके अधीन रहती है? विधायिका के। ठीक है, क्या होती है? विधायिका। हमने बताया था विधायिका क्या होती है, ये बनाते हैं कानून, और कानून बनाने के बाद जो काम उसका संचालन कौन करती है, वो होती है कार्यपालिका। ठीक है, चलिए भारत के 12वें प्रधानमंत्री व्यक्ति क्रम के अनुसार कौन है? बताइए। तो देखिए ये क्वेश्चन 2005 में पूछा है, उसके हिसाब से देवगौड़ा 12वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी फिलहाल पूछेगा कि 15वें व्यक्ति क्रमानुसार कौन है, तो आपके कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 के तहत केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? बताइए, किसको संबोधित करने का? संसद को संबोधित करने का अधिकार है। देखिए भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में संबोधन करने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं होता। अब बात आती है महान्यायवादी क्या है? तो महान्यायवादी होता है
भारत सरकार का विधिक मामलों में सलाह देने वाला व्यक्ति होता है। तो हम इसे कह सकते हैं सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, जो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी का पद सृजन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में बताइए, कैबिनेट में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? सभी प्रकार के मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री और उपमंत्री। देखिए, कैबिनेट राज्य मंत्री, उपमंत्री और प्रधानमंत्री को मिला लिया, ये तो मंत्री परिषद बन जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट का बनती है, तो इसमें बनते हैं केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर, देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, ये तो गलत हो गया, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या दोनों सदनों का सदस्य, बताइए। तो आमतौर पर अगर हम देखा हो, ज़्यादातर लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का नहीं होता। जैसे कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, I.K. गुजराल, ये राज्यसभा के सदस्य हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है आमतौर पर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? लोकसभा का सदस्य। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दोस्त रवि अनिल।